बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस मुक़द्दस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डिस्कवरी बड़े अजीब से तरीके से हुई और इसके जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया वो यही था कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ना ये कार्बोहाइड्रेट जैसे हैं और ना ये प्रोटीन जैसे हैं और ना ही ये लिपिड जैसे हैं। तो डेफिनेटली ये कोई नई टाइप के मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए और बाद में इवेंचुअली जिनको बहुत लंबी रिसर्च के बाद नाम दिया गया दैट वाज अ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इनिशियली इसको हमने सिर्फ न्यूक्लियन का नाम दिया था और इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स हैं उसके लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया हुआ है आप लोगों के लिए एक फ्लैश कार्ड प्रिपेयर किया हुआ है और उसमें लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए व्हाट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ DNA and then various types of nucleic acids, and then we will discuss the relative occurrence of these particular molecules कि ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ कितनी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये यूनिट क्या है इसकी और फर्दर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और फिर ये वाले कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से अटैच होते हैं और इनके अटैच होने की फेज में मॉलिक्यूल कभी तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है और फिर वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अंडरस्टैंड करेंगे ये कैसे होगा और इवेंचुअली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में हैं वो किस किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। हम स्टार बना रहे हैं इसको, वही बात है इसको हम ब्लॉक भी करें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 1869 बहुत पुरानी बात है। एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, उसका नाम था फ्रेडरिक मीशर। ही वॉज बेसिकली अ फिजिशियन और ये जो मेरे पास फिजिशियन था वो करता स्टूडेंट क्या था कि वो अपने क्लिनिक पे आने वाले वूंडेड पेशेंट्स के वूंड में से राइट वो वूंड लेता था और उस पर्टिकुलर वूंड में से उसको ऑब्टेन होती थी पस। राइट, और आपको ये बात पता है कि पस में जो सेल्स मोस्ट एबंडेंट होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स व्हाट WBCs। और वैसे भी आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता है कि हमारे RBC में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। राइट, तो वो उस पस में मोस्ट एबंडेंट WBC में से क्या आइसोलेट करता न्यूक्लियस, WBC में से आइसोलेट कर लेता किस चीज को? न्यूक्लियस को। राइट, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की लाइसिस की जाती। लाइसिस से मुराद होता है कि उसको ब्रेक डाउन कर लिया जाता, उसको फाड़ लिया जाता और फाड़ने के बाद जो सब्सटेंस वहां से रिलीज होता उस पर वो रिसर्च करता। ही वॉज बेसिकली असाइंड अ टॉपिक टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को उसने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सोर्स जाहिर है क्या था? न्यूक्लियस। ये ऑब्टेन हुआ न्यूक्लियस और जो सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ उसको जब एक पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसकी pH चेक की गई स्टूडेंट्स, तो वो क्या थी? एसिडिक। इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि आपने हमेशा ये वाला P छोटा लिखना है बिकॉज ये पावर है और H स्टैंड्स फॉर द प्रोटॉन्स। तो आपने इसको कैपिटल P कैपिटल H नहीं लिखना या आपने इसको कैपिटल P और स्मॉल h नहीं लिखना, ये गलत होगा। तो आप लोगों ने हमेशा स्मॉल p और कैपिटल H लिखना है। तो pH चेक की तो पता चला वो क्या है? एसिडिक। देयरफॉर सोर्स और नेचर के लिहाज से इसको नाम दिया गया व्हाट? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स। Right, now we want to discuss the next point, and next point is the types. There are two types of nucleic acids. Types of nucleic acid. There are two main types of nucleic acid.
One of them is called as DNA, right? It stands for deoxyribonucleic acid, right? And other one is called as RNA, and RNA stands for ribonucleic acids, ribonucleic acid. अब जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर डीएनए की एबंडेंस और अकरेंस को स्टडी कर रहे हैं. तो आंसर ये मेरे पास स्टूडेंट्स, हम डीएनए को आउटलाइन कर रहे हैं, इससे डीएनए की बात कर रहे हैं. तो ये जो डीएनए है ये always exist in the nucleus. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वक्त हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं. यानी कि हम उन सेल्स की बात करेंगे जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो सारा डीएनए उसी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है. लेकिन हमारे साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं कि जिनका अपना इंडिपेंडेंट डीएनए होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स जो जरूरत पड़ने पे अपने आप को खुद ब खुद तकसीम करके अपने नंबर को बढ़ा सकता है, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? अपना डीएनए. लेकिन अगर आप इसके डीएनए की क्वांटिटी को न्यूक्लियस की क्वांटिटी से कंपेयर करें तो इट इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल. और दूसरी चीज़ जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो ये वो दो जगह हैं कि जहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जा सकता है. और अब हम बात करेंगे किसकी? आरएनए की. एज फार एज अकरेंस ऑफ आरएनए इज कंसर्न्ड, तो आरएनए दो जगह पाया जाएगा. नंबर वन इज इन द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियस में ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो आंसर इज इनसाइड न्यूक्लियोलस. इनसाइड न्यूक्लियोलस. अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि न्यूक्लियोलस में आरएनए की कौन सी टाइप एग्जिस्ट करती है, तो आपने बताना है राइबोसोमल आरएनए. और अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि राइबोसोमल आरएनए यूज कहाँ होगा, तो आप बताएंगे कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के बनाने में ये इस्तेमाल होंगे. कैसे, ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आरएनए की एक टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? ट्रांसफर आरएनए, ये प्रेजेंट होती है, जाहिर है, साइटोप्लाज्म. प्लस एक और टाइप का आरएनए जिसे हम बोलते हैं व्हाट? मैसेंजर आरएनए. ये सिंथेसाइज तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन एक्टिविटी जाके कहाँ करेगा? साइटोप्लाज्म में. तो इट कैन बी फाउंड नॉट ओनली इन द न्यूक्लियस बट ऑल्सो इन द साइटोप्लाज्म, राइट. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये है रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ व्हाट? आरएनए. अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जाहिर है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड पढ़ने के बाद अगर मैं ये डेफिनेशन आप लोगों को दूं तो आप बहुत जल्दी समझ लेंगे व्हाट? कि डीएनए और आरएनए मींस न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स. अब न्यूक्लियोटाइड तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ज़रा नहीं पता होगा, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली पॉलीमर का मतलब समझ आ चुका होगा कि आई हैव टू रिपीट द सेम यूनिट्स. जब मैं सेम यूनिट्स को बार बार रिपीट करूंगा, कौन सी यूनिट्स को? न्यूक्लियोटाइड्स को, तो जो चीज़ मेरे पास बनेगी वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड. आइए हम देखते हैं
कि what is basically a nucleotide, that is unit of DNA. You may write it as unit of DNA or RNA is called nucleotide. Now we want to move to the next point. और next point students क्या है मेरे पास? Parts of nucleotides. Parts of nucleotide. इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और फिर आगे हम उसकी फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे. लुक एट दिस. इट इज C1, C2, C3, C4 एंड C5. आपके नंबर लगा रहा हूं मैं. मीन्स इट इज कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. मेरा ख्याल है कि आपको कोई बात याद आ गई होगी. यस, यू आर राइट कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट. और जिस कार्बोहाइड्रेट में 5 कार्बन हो, वेरी राइट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? पेंटोजेस. तो ये पहली जो कंपोनेंट है मेरे न्यूक्लियोटाइड का, उसका नाम क्या है स्टूडेंट? एक पेंटोज शुगर. तो आप इसे लेबल कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक कि दिस इज कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर. अब डियर स्टूडेंट्स, आपने मुझे ये बताना है कि पेंटोज शुगर से कितनी टाइप्स थी. जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैंने आपको इनकलकेट किया था ये वाली बात कि पेंटोज शुगर्स की 2 टाइप्स है. उनमें से एक को क्या नाम देते हैं हम लोग? राइबोज शुगर. राइबोज शुगर. आप में से कौन बताएगा इसका फार्मूला? वेरी राइट, C5H10O5. C5H10O5. यहां तो नजर आ रही सिर्फ C1 और A को. तो आपको पता है अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे. जाहिर है हम लोग यहां पर H और OH लगाएंगे, यहां पर भी हम लोग H और OH लगाएंगे, यहां पर भी यही वाला काम करेंगे. बिकॉज इस चैप्टर के दौरान में बहुत दफा जिक्र हुआ कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और उसकी वैलेंसी 4 है. तो वो वैलेंसी ही बेसिकली मैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा हूँ, राइट. और यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे आपने सिर्फ एक H लगाना है. और यहाँ पर आप क्या अटैच करेंगे स्टूडेंट्स? H एंड से OH. नाउ काउंट ऑल दीज थिंग्स कि मेरी बात सही है या नहीं है. लुक एट दिस. कार्बन 5. ओके, हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी कार्बन 5. नाउ वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ H. वो कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो H कितने के स्टूडेंट्स मेरे पास? 10. और O देखते हैं हम लोगों ने 5 है या नहीं. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? C5H10O5. पॉइंट टू बी नोटेड. आपने बहुत गौर से इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो इसकी दूसरी टाइप है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज शुगर. बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट और रिमूव 1 ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर. इसलिए नाम क्या है? डीऑक्सी. मैंने निकाल ली है एक ऑक्सीजन. कहां से? राइबोज शुगर में से. अब आप मुझे सोच के बताएं कि वो ऑक्सीजन कौन से निकलनी चाहिए. तो श्योर मैं आपको बताऊंगा, पता चलेगा. वो है स्टूडेंट्स ये वाली ऑक्सीजन, दिस वन. आप लोगों के लिए मैं अब इसे और ज्यादा मैग्नीफाई करके लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो. दिस वन, राइट. ये वाली ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर 2 पे है, इट इज रिमूवेबल. कार्बन नंबर 3 वाली OH तो रिमूव हो ही नहीं सकती. इसकी लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन यहां पे आपने नोट ये करना है कि हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाने के लिए कार्बन नंबर 2 में से ये वाली ऑक्सीजन निकाल देंगे तो अब यही राइबोज बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर. अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट C5H10O4. So this particular comparison should always exist in your mind. ये यहाँ पे होना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन एटम 5 हैं और इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 4. तो ये डिफरेंस है बिटवीन द पेंटोज शुगर ऑफ DNA एंड RNA.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वी हैव डिस्कस्ड वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर, और अभी डिस्कस किया है कि पेंटोज शुगर की दो टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज C5H10O5 एंड अदर वन इज C5H10O4। अब हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि नाइट्रोजनस बेस अटैच कहां होनी है। तो आंसर इज इट ऑलवेज अटैचेस इटसेल्फ विद कार्बन नंबर 1, यहां अटैच होगी। ये पहला पॉइंट है जो आपने हमेशा मन में याद रखना है, कार्बन नंबर 1 से अटैच होगी। आपके ख्याल में मैंने कोई गलती की है? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एस्टेब्लिश करना है तो आई हैव टू एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर, राइट। तो अब यहाँ पे जो कार्बन है उसका एक हाथ फारिग है, और उस एक हाथ में अब मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ क्या? नाइट्रोजनस बेस। और वो नाइट्रोजनस बेस से मैंने ये अटैच कर दिया, समथिंग लाइक इट। इट इज बेसिकली नाइट्रोजनस बेस। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। सो यहाँ पे कैप्शन लगा लेते हैं, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस की दो टाइप्स। नंबर 1 is called as larger nitrogenous base. Larger nitrogenous bases, right? और इसके दो मेंबर्स हैं। मैंने टाइप्स नहीं बोला, मेंबर्स बोल रहा हूँ, कि सिर्फ ये दो होती हैं। उनमें से एक का नाम है स्टूडेंट्स मेरे पास एडिनिन, और दूसरे का नाम होता है ग्वानिन। सवाल ये है कि हम इसे लार्जर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कि इसके पास दो रिंग हैं, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि एक 6 कॉर्नर वाला रिंग है और एक 5 कॉर्नर वाला रिंग है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देख रहे हो कि इसको स्मॉलर नाइट्रोजनस बेस को, स्मॉलर नाइट्रोजनस बेस को अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ एक ही रिंग पे कंसिस्ट करती है, समथिंग लाइक इट। तो चूंकि इसका साइज छोटा है इसलिए हम इसे बोलते हैं स्मॉलर, और चूंकि इसका साइज बड़ा है इसे हम बोलते हैं लार्जर। अगली बात वो ये कि इसकी एग्जाम्पल कौन सी हैं, यानी कि ये कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आंसर इज दे आर 3। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज साइटोसिन, other one is called as thymine, and last is called as uracil। तो ये तीन क्या है? स्मॉलर नाइट्रोजनस बेसिस है, और ये वाली दो एडिन ग्वानिन क्या है? लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस। आप लोगों की बुक के लिहाज से एक इंफॉर्मेशन या एक नाम आपको जरूर माइंड में रखना है कि बेसिकली लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस का टेक्निकल नेम क्या है? तो आंसर इज प्यूरीन्स। आंसर इज प्यूरीन्स। एक टिप दे रहा हूं आपको याद रखने के लिए कि प्यूरीन का नाम छोटा है, बेसिस बड़ी है, और जो मेरे पास स्मॉलर नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स पिरिमिडीन्स। अब पिरिमिडीन्स का देखें नाम काफी लंबा है एज कम्पेयर टू प्यूरीन के, लेकिन उनका अपना साइज छोटा है। और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। आप इसको कट के नाम से भी याद रख सकते हैं, CUT कट, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थाइमिन। तो ये हुई मेरे पास टाइप्स ऑफ व्हाट? नाइट्रोजनस बेसिस। अब अगली बात ये स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से सुनिएगा कि अगर मैं इनको ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो मैं इसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? तो आंसर इज
समथिंग लाइक इट। आप शुरू करेंगे N से, N C N एंड देन C और C। और अगर मैं इसको बताना चाह रहा हूं व्हाट प्यूरिन, तो मुझे इसके साथ एक और NCN अटैच करना होगा, NC और N, राइट। तो ये बन जाएगी मेरे पास व्हाट अ प्यूरिन। इट मे बी एडेनिन और इट मे बी व्हाट गुआनिन। और मैंने क्या बोला दूसरा, आपको सिंपल ड्रॉ करना है, सेम फॉर्मूला NCN, NCN एंड देन C और C, NCN C। और यहां पर क्या था स्टूडेंट्स, NCN C एंड अगेन NCN, और यहां पर लिखना है सिंपल NCN C। तो इससे क्या बनेगा, जाहिर है इधर एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन वो इस तरह की होंगी। और जो मेरे पास कट है मीन साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, वो जाहिर है इस तरह की होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अटैच एन अमाइन ओवर हियर, तो ये बन जाएगी मेरे पास क्या, एडेनिन, राइट। इस तरह की मॉडिफिकेशन आपने इसमें करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नजर आ जाएंगे, क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, समथिंग लाइक इट। कि ये पहली जो मैंने ड्रॉ की है आप लोगों के लिए इमेज में, इट इज बेसिकली एडेनिन, नेक्स्ट वन इज गुआनिन, जाहिर है ये क्या है, प्यूरिन। और देखें साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये क्या है, pyrimidines, right? Now we want to move to the next concept, और वो concept ये है कि difference between न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये बिल्कुल आप लोगों से हम 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो लुक एट दिस, इसको आप लिख लें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक एट दिस, मैं अब क्या ड्रॉ कर रहा हूं माय स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि मैं एक पेंटोज शुगर ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस पेंटोज शुगर में आप लोगों ने वैलेंसी फिल कर देनी है। तरीका आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया है कि आपने इसमें कहाँ कहाँ H और OH लगाना है। फिर अगर आप इसकी कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर देते हो कोई भी नाइट्रोजनस बेस, समथिंग लाइक इट, तो ये वाला ब्लॉक मींस ये 2 चीजें मिलके बनाएंगी न्यूक्लियोसाइड, राइट। बात को आपने गौर से सुनना है, ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं इनटू अ न्यूक्लियोटाइड, तो आई हैव टू अटैच अ फॉस्फेट विद कार्बन नंबर 5। वो कैसे अटैच करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लुक एट दिस, ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट था H, यहाँ पे प्रेजेंट था H और यहाँ प्रेजेंट था OH, राइट। अब हमने करना क्या है कि हम लोगों ने इसके साथ अटैच करना है एक फॉस्फेट। यू नो द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट, यस, वेरी गुड, H3PO4। फॉस्फेट का या फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स मेरे पास H3PO4, राइट। वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, P सेंटर में होता है स्टूडेंट्स, दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन, और इसके बाकी तीनों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, OH। सो फॉर्मूला विल बिकम H3PO4। अब जब मैं इस दोनों को गुजारता हूं किससे, कंडेंसेशन रिएक्शन से, तो यहां से एलिमिनेट हो जाता है व्हाट, वाटर। तो जब यहां से वाटर एलिमिनेट होगा तो उसके रिजल्ट में अब ये वाली फॉस्फेट ऑक्सीजन ब्रिज के थ्रू इस कार्बन नंबर 5 से अटैच हो जाए। यहां पे एलिमिनेट क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, यस, एलिमिनेट हुआ यहां से वाटर। प्रोसेस क्या कहलाया, कंडेंसेशन रिएक्शन।
तो उस कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड. सो लेट मी राइट दिस थिंग. न्यूक्लियोसाइड plus H3PO4, it gives me nucleotide. राइट. अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनकी मेरी बॉडी में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है. तो वी आर गोइंग टू राइट दिस कैप्शन. नाउ वी वांट टू डिस्कस यूजेस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स. Uses of nucleotides. इसका सिंपल सा आंसर मेरे पास ये है कि अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में, मीन टू से कि ये अपनी ट्राइफॉस्फेट वाली फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में ये प्रोवाइड कर सकते हैं दो बड़ी यूनिक व्हाट यूटिलिटीज, मीन इस्तेमाल. नंबर 1 कि इट एक्ट्स एज व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम हो रहा, इस्तेमाल हो रहा होता है. बेस्ट एग्जांपल इज ATP, एंड यू नो वेरी वेल ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस की जगह पे अटैच कर दूं व्हाट? एक एडिनिन, और यहां पे मैं अटैच कर दूं 3 फॉस्फेट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा व्हाट? ATP. और जो दूसरी बात है वो ये स्टूडेंट्स कि दीज पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स दे आर एक्टिंग एज मोनोमर्स और यूनिट ऑफ व्हाट? DNA और RNA और योर हेरिडिटी मटेरियल. अब ये DNA और RNA के मॉलिक्यूल किस तरह कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये किस तरीके से हमारे लिए ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसकी फर्दर बायोकेमिस्ट्री और एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में. टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पर्टिकुलरली योर मोस्ट लव्ड वन मीन्स योर पेरेंट्स. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.